आवाज आ रही है बेटा मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बेटा? ये कहाँ है बाकी लड़के? कहाँ से आ रहे हैं? जल्दी मैसेज करो, बहुत जल्दी आओ बेटा। ज़रा रिवाइज कर लें लास्ट क्लास का। मैं पूछना शुरू करता हूँ आप लोगों से, ठीक है? बेटा 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 रिवाइज कर लो। ये क्या है? ये 4 इयर्स की वर्किंग है, 3 इयर्स क्या है ये? पीस दिया था, क्विज जो दिया था। ओके रिवाइज करें जल्दी फटाफट से, ताकि फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं कि क्या सीन है, ठीक है ना? तो मैंने आपसे कहा था डॉक्यूमेंट्स ले आओ भाई, क्लास में कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स हैं फ़ोन में, हैं अभी अवेलेबल। कल क्लास के एंड पर आपके रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है? सबको हम यहीं से करके दिखा देंगे, ताकि जो बच्चा होगा फिर अपने अपने लैपटॉप से वो खुद ब खुद उसको पता चल जाएगा किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या करना है। सही है भाई? तो मैं बच्चे की रजिस्ट्रेशन कल करके दिखा दूंगा, फिर अपने तौर पे वैसे ही कर लेना, ठीक है? कितनी परसेंटेज है आपकी? हाँ, मतलब QAT आना है ना आपका, बस सही है। कल लाजमी करवाना है, क्योंकि QAT की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, फिर वो ख़त्म भी हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा बेटा आ जाओ, चलो रिवाइज करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है, जिसके अंदर हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? रिकॉर्डिंग करनी होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग योर एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग योर इनकम, ठीक है? सेकेंड स्टेप क्या होता है? उसको हमने क्लासिफाई करना होता है। और थर्ड स्टेप क्या होता है? हमें उसको समराइज करना होता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, कुछ बचा या नहीं बचा, ठीक है? यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया, ठीक है? अच्छा, फिर अकाउंटिंग के बारे में हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग की साइकिल क्या होती है। तो अकाउंटिंग की साइकिल के 5 स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था? ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन का पता लगाओ क्या होती है। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा? कोई भी चीज़ खरीदना या बेचना जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। मैंने कुछ ट्रांजैक्शन आप लोगों के सामने लिख भी दी थी। ट्रांजैक्शन के बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है, दैट इज बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है ना? कि उसको रेलेवेंट बुक्स के अंदर हमने पोस्टिंग करनी होती है। कैश का सामान होगा तो कैश बुक में लिखा जाएगा, सेल्स का सामान होगा तो सेल्स बुक में लिखा जाएगा, परचेज वाला होगा तो परचेज बुक में लिखा जाएगा, एंड आपके पास जो है रिसीवेबल का होगा तो रिसीवेबल बुक में, पेबल का होगा तो पेबल की बुक में, और जो कहीं भी नहीं आएगा वो कहाँ आएगा? जर्नल में आएगा, ठीक है? फिर हमने देखा था कि अकाउंटिंग के कुछ बेसिक पिलर्स हैं। उसके अंदर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं। 5 में से 2 हम देख चुके थे। एक एसेट हम लोग देख चुके थे। कौन बताएगा एसेट क्या होता है? तुम बताओ लड़के। देख के बता दे भाई। कंट्रोलेबल। तो हर वो चीज अकाउंटिंग की जबान में एसेट है जो 3 कंडीशंस को फुलफिल करे। सबसे पहली चीज क्या? कि वो हमें बेनिफिट देती हो। वो सेकंड चीज क्या? वो कंट्रोलेबल भी हो। थर्ड चीज क्या? उसकी एक लाइफ भी होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। तो फिर देखा हमने एसेट्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक उनकी लाइफ के हिसाब से, एक उनके नेचर के हिसाब से। लाइफ के हिसाब से था ये कि लाइफ 1 साल का पैरामीटर था, जो कि IAS 1 ने हमें बताया था, ठीक है ना?
और उस 1 साल से अगर कम एज है तो वो क्या काउंट होगा, करंट एसेट्स ट्रीट होंगे, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ठीक है ना। और अगर 1 साल से ज़्यादा होंगे तो उन एसेट्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल वगैरह हो गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द नेचर का मतलब क्या आता है कि एसेट्स जो है वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या, वो एसेट्स जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या, वो एसेट्स जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर वगैरह हो जाती हैं, गुडविल वगैरह हो जाती हैं, लोगो, पेटेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था व्हाट इज इक्विटी, ठीक है ना। इक्विटी रिवाइज करो जरा, मैं एक एडमिन में एक बंदे को बुला लूँ फोन करके, इक्विटी रिवाइज करें। इक्विटी यहाँ और पानी भिजवाना। हाँ भाई, सो व्हाट इज इक्विटी, सो इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर, के ओनर की खुद से की हुई जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, इक्विटी कहलाएगी। जिस तरीके से हमने एक एग्जांपल देखी थी कि ओनर बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा था तो वो साइमल्टेनियसली एसेट भी ट्रीट हो रहा था और साथ साथ इक्विटी का अमाउंट भी बन रहा था। तो हमने ये देखा था कि टोटल एसेट्स आपके बराबर होते हैं किसके, टोटल इक्विटी के। भाई बिजनेस में जो भी एसेट होगा या तो मालिक ही लेकर आएगा अपने पास, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके ऊपर हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी डिस्कस की थी और हमने ये भी देखा था कि ओनर कुछ सामान घर के लिए भी लेके आ रहा था, तो हमने उसकी ट्रीटमेंट करी थी या नहीं करी थी, क्यों, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ओनर की नहीं करते, हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो जो चीज़ बिजनेस में आई वो रिकॉर्ड होगी, जो चीज़ बिजनेस में नहीं आई हम उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में, ओके। अब हम थर्ड हेड के ऊपर चलते हैं, अपने पास हेडिंग डालो, लायबिलिटी। सो इसकी डेफिनेशन लिखना कि इट्स अ प्रेजेंट obligation of an entity to transfer economic resources as a result of past event, or in simple words, liability is something that a business owed to someone. जी प्यारे बच्चों, सो लायबिलिटी की डेफिनेशन हमने अभी अभी लिखी है, अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। फातिमा आपको आवाज़ आ रही है बेटा ऑनलाइन में? चलो ओके। अब देखिए लायबिलिटी क्या है। बिजनेस को अगर किसी को कोई पैसे देने जो उसने पास्ट में कोई हरकत करी हो, बिजनेस के ऊपर कोई बर्डन हो, मिसाल के तौर के ऊपर किसी से मैंने सामान परचेज किया है, मैंने सप्लायर था और मैंने उससे सामान क्या किया, परचेज किया, तो उसने कहा था भाई आधा पैसा दे दो आधा मत दो, आधा बाद में देना बेचने के बाद, जो हम कल बात कर रहे थे। तो जो आधा पैसा दे दिया वो तो मेरे पास से कैश चला जाएगा, जो आधा पैसा बचेगा देने को दैट इज माई पे एबल, तो मेरे ऊपर वो पैसा देना बर्डन है या नहीं है,
है। आज मेरे ऊपर वो ऑब्लिगेशन है या नहीं है देने की? बिल्कुल है। तो लेकिन सामान तो मैंने आज नहीं दिया ना, सामान तो मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था। तो पास्ट इवेंट के चक्कर में अगर मैं आज पैसे देता हूं जो मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। या मिसाल के तौर पे मैंने 2010 में लोन लिया था, अब 2025 में लोन चुकाना है, पैसे देने, तो वो मेरे पर लायबिलिटी है या नहीं है? बोलो, है। क्यों? क्योंकि आज मैंने पैसे देने हैं बैंक को। और पास्ट इवेंट क्या था कि लोन हमने कब लिया था? पास्ट में लिया था। तो पास्ट की कोई भी की हुई हरकत जिसके चक्कर में आपने आज पैसे देने हैं, दैट्स कॉल्ड योर लायबिलिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिल पे करते हैं तो वो बिल पेड कहलाएगा। ठीक है ना। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल या यूटिलिटी बिल्स हम पे ना करें तो दैट इज माय यूटिलिटी पेएबल। यूटिलिटी पेएबल का मतलब क्या है कि यूटिलिटी बिल का अमाउंट हमने बिल पे नहीं किया है, लायबिलिटी है, पेएबल है मेरा। आ रही मेरी बात समझ में? या मिसाल के तौर के ऊपर हम एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, पिछले महीने सैलरी नहीं दी मैंने, तो क्या आज मुझे सैलरी देनी है या नहीं देनी उन लोगों की, एम्प्लॉयज की? हाँ बोलो भाई, देनी है सैलरी। तो दैट इज माय सैलरी पेएबल। ऐसा है या नहीं है? हाँ भाई, हम रेंट भी तो देते हैं घर का, तो अगर रेंट पिछले महीने का नहीं दिया तो आज तो देना ही देना है। पास्ट इवेंट के चक्कर में प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन तो है मेरी, तो रेंट अगर मैंने नहीं दिया है तो अब ये क्या कहलाएगा? रेंट। बोलो, पेएबल। तो सिंपल याद रखने वाली बात ये कर लो कि जिस चीज से तुम्हारे साथ पेएबल लगा हुआ हो, दैट इज योर लायबिलिटी, कि हमारे पास ये लायबिलिटी, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं लिखता हूं यहां पर, एक चीज मैं लिखता हूं यहां पर, ये बताओ क्या, ये कौन सी लायबिलिटी है? अकाउंट्स पेएबल है। तुमने फर्स्ट उस बैच में क्लास ली भी है ना, पहले इनको सोचने दो। वैसे तुम सही बता रही हो, पहले इनको सोचने दो। भाई अकाउंट्स पेएबल क्या? इन्वेस्टमेंट तो अलग चीज है ना। इन्वेस्टमेंट तो मेरा एसेट होता है, ये जो लायबिलिटी है तो ईस्ट और वेस्ट की कहानी है। अकाउंट्स पेएबल से क्या सेंस पढ़ के मिलता है? जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहां लिखता हूं वेजेस पेएबल, तो बात आपकी समझ में आता है कि हाँ यार, ये पिछले कल की या परसों की वेजेस होंगी जो नहीं दी होंगी, दिहाड़ी हमने लोगों को आज देनी, दैट इज वेजेस पेएबल। अकाउंट्स पेएबल से क्या समझ में आता है? देखो ये टेक्निकल टर्म है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। हम अकाउंट्स पेएबल तब यूज करते हैं जब हमें अपने सप्लायर को पैसे देने होते हैं। किसको पैसे देने होते हैं? सप्लायर। और सप्लायर कौन बंदा होता है? जो कि हमें सामान प्रोवाइड करता है, और वो सामान जिस चीज का हम कारोबार करते हैं। क्या करते हैं? जिस चीज का हम, सप्लायर किसको बोलते हैं? सप्लायर उसको बोलते हैं जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हमें सामान प्रोवाइड करता है, दैट इज माय सप्लायर। तो सप्लायर को जो पैसे देने होते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? अकाउंट्स पेएबल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। अकाउंट्स पेएबल बोले या क्रेडिटर बोले, एक ही बात है। तो सप्लायर कौन होता है बेटा? बोलो, सप्लायर कौन होता है? जो हमें सामान प्रोवाइड करता है, वो सामान जिस चीज का हम क्या करते हैं? कारोबार करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। ठीक है? इन्वेंट्री को जो हमें बेच रहा है, दैट इज माय सप्लायर। ठीक है ना। अच्छा, सप्लायर से को जो पैसे देने होते हैं तो हम किस नाम से ट्रीट करते हैं? अकाउंट्स पेएबल के नाम से, या तो किसके नाम से? क्रेडिटर्स के नाम से। दोनों नाम यूज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइएगा कि अगर अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर कहीं एक जगह लिखा हुआ हो, कहीं क्रेडिटर लिखा हुआ हो, कहीं अकाउंट्स पेएबल लिखा हुआ हो, तो एक ही बात है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, इधर सुनो। हमने कल ये डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस में जो भी एसेट्स आएंगे वो मालिक लेके आएगा।
भाई बिजनेस को लोन भी तो मिलता है, हम अपने इंस्टीट्यूट के नाम पे लोन ले लेते हैं, है ना। देखो बिजनेस जो है ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी एक एग्जिस्टेंस मौजूद है, ठीक है ना। तो बिजनेस के ऊपर लोन भी मिल सकता है, बिजनेस अपने नाम से केस भी फाइल कर सकता है। भाई पेप्सी कंपनी के ऊपर केस हो गया तो इसका मतलब थोड़ी कि पेप्सी कंपनी के मालिक के ऊपर केस हुआ हुआ है, नहीं, कंपनी पे केस हुआ हुआ है, ठीक है। या पेप्सी कंपनी ने केस किया हुआ है किसी के ऊपर, दैट मीन्स ये थोड़ी है कि उसके मालिक ने किया हुआ है केस। इसका मतलब ये है कि पेप्सी कंपनी ने, क्योंकि पेप्सी कंपनी भी अपनी क्या करती है, हर कंपनी अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके नाम पे लोन भी मिल सकता है, वो लोन ले भी सकती है, वो कोई एग्रीमेंट भी कर सकती है, आ रही मेरी बात समझ में, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। इसी तरीके से बिजनेस जो है उसमें एसेट दो तरीकों से आते हैं, या तो मालिक लेकर आए, या तो बिजनेस अपने नाम के ऊपर बैंक से लोन ले ले और उस लोन से सामान ले ले, ठीक है। तो एसेट्स दोनों तरीकों से बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वही वाली एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं जो ये वाली हमने बनाई थी यहाँ पर। तो देखेंगे बेटा, ओनर ने तो ये इन्वेस्टमेंट करी थी, बिजनेस ने आउटसोर्सिंग भी करी, बैंक से बिजनेस ने क्या ले लिया, लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। कितने का ले लिया, 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। क्या मेरे पास बिजनेस में अब कैश 5 लाख रुपए ही या ज्यादा हो गया, सर 7 लाख रुपए हो गया। 5 लाख तो मालिक का लगाया हुआ था ना, 2 लाख रुपए अब जो लोन ले लिया वो भी तो एसेट बढ़ गए ना, 7 लाख रुपए के एसेट हो गए। तो टोटल एसेट मेरे पास कितने के हो गए, 22 लाख के थे, 2 लाख से बढ़ा दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर एसेट्स दो तरीकों से आ सकते हैं, या तो मालिक खुद लेके आता है, या तो आप किसी से लोन ले लो, लायबिलिटी ले लो। भाई ये लोन लिया है ना, तो लोन क्या है मेरे ऊपर, ये लायबिलिटी है। क्या है बेटा, भाई पैसे देने नहीं देने बैंक को वापस, बिल्कुल देने, तो दैट इज माय लायबिलिटी, लोन पेएबल, ठीक है। तो एक हम प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। वो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ही जो हमने कल देखी। तो एक प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है बेटा, कि टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी के। दिस इज नोन एज अ प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन के टोटल एसेट्स बराबर होते हैं किसके, टोटल इक्विटीज के और टोटल लायबिलिटी के। सही है बेटा, जल्दी इसको नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, तो उसमें लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था ना, कि लायबिलिटी क्या होती है, वो बेसिक थी ना, कि बिजनेस में जो एसेट आएंगे वो मालिक ही लेके आएगा। अब हमने आज सीखा कि बिजनेस में जो एसेट्स लेके आते हैं वो आउटसोर्सिंग के थ्रू भी आ सकते हैं, किसी से लोन ले लिया आ गए, या किसी से मजीद इन्वेस्टमेंट करा दी, ठीक है ना। तो बिजनेस को रिटर्न तो करना है ना वहाँ पर, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लायबिलिटी भी आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी बिजनेस के अंदर जो एसेट्स आएंगे वो दो तरीकों से आ सकते हैं, या तो ओनर खुद लेके आए, या तो ओनर लायबिलिटी के थ्रू लेके आए, ठीक है। या तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी तो लायबिलिटी के थ्रू आ जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, एनी मसला, आगे बढ़ जाए। ओके, सो अब हमें देखना है, यहाँ पर बुक होगी मेरी, कहाँ गई,
अगर किसी ने हमें वापस करना है लोन या बची हुई रकम तो वो भी लाइबिलिटी है। हाँ ना, तो मतलब जब तक पे नहीं होगी दैट इज माई लाइबिलिटी फातिमा। जब तक हम उस चीज़ को पे नहीं कर देते तो मेरे लिए क्या रहती है, वो लाइबिलिटी रहेगी। जब मैं पे कर दूंगा उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा तो फिर लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर लाइबिलिटी थोड़ी रहेगी। समझे बात को? इन शॉर्ट आपने मुझसे पैसे उधार लिए, सर अल्लाह ना करे ऐसा देना है, ओ भाई एज्यूम करने को कह रहा हूँ मैं, पर्सनल होने की जरूरत नहीं। तो भाई आपने मुझसे पैसे उधार लिए, अब पैसे ले लिए तो अब आपके ऊपर लाइबिलिटी तो है। हाँ, कब तक लाइबिलिटी है? जब तक आप पैसे दे नहीं देते। जब पैसे दे देंगे तो लाइबिलिटी सेटल हो गई, खत्म हो गई बात। ठीक है बेटा? सो नाउ हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे बात करते हैं। देखो आपको ये बात पता है, इस लिखा हुआ नजर तो आ रहा है ना, एसेट्स लायबिलिटी और इक्विटी, या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बस क्लियर है, सही है। सो मुझे एक बात ये बताइए, आपको ये बात पता है कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटी और इक्विटी को प्लस करेंगे तो ये टोटल एसेट्स के बराबर बन जाएगा अपने पास, ठीक है ना? पहले वाले केस में हमारे पास एसेट्स हैं 60,000 रुपए के और लायबिलिटी है 15,000 रुपए की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 45,000 रुपये बचे वो किसकी इन्वेस्टमेंट है? सर ऑब्वियस सी बात है, वो किसकी इन्वेस्टमेंट है बेटा? ओनर की इन्वेस्टमेंट है 45,000 रुपये की। ठीक है, तो इस तरीके से ज़रा कंप्लीट करो इस चीज़ को फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी भाई, हो गया? सो दूसरे वाले केस में बताओ कि हमारे पास एसेट्स हैं 80,000 रुपये के और ओनर की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 56,000 रुपीज़ की। तो बाकी जो एसेट्स आए वो कहाँ से आए? सर ऑब्वियस सी बात है, लाइबिलिटी क्या है, तो लाइबिलिटी का अमाउंट निकालो, कितना बनता है यहाँ पर? 24,000, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ थर्ड वाले केस में कि लाइबिलिटी 18,000 रुपये की और ओनर का हिस्सा है 58,000 रुपीज़ का, तो कितना हो गया ये? 76,000 रुपीज़ के एसेट्स हैं हमारे पास। ओके, ये वाला बताओ फोर्थ वाला, 1,20,000 रुपये के एसेट है जिसमें 27,000 रुपये हमने बाहर से लाइबिलिटी लेके एसेट ली है, ठीक है ना? तो बाकी ओनर के कितने हिस्से हैं? 93,000। ओके, ये बताइए फिफ्थ वाला कि एसेट्स कितने के हैं? 1.5 लाख के, ओनर का हिस्सा कितने का है?
93,000 का, 97,000 का, तो बाकी कितना बचा हैं 53,000 रुपीज़ का। ओके, और ये 6 वाला बताओ क्या सीन है कि 95,000 रुपीज़ का हमारे पास ओनर की इन्वेस्टमेंट है और 36,000 रुपये की लाइबिलिटीज़ हैं, तो कितना बना टोटल 1,31,000। ठीक होती है बात, यानी मसला परेशानी किसी को, तो दिस इज़ योर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? भाई इसमें किसी ने कोई गलत तो नहीं किया ना? ओके क्लास, सो अब हमारे पास ये आ रहा है सवाल, देखें क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही एसेट लायबिलिटी क्या है वो सब पता लगाना है, और एंड क्लासीफाई देम एज ईदर करंट और नॉन करंट, और हमें खुद ही ये सोच के डिसाइड भी करना है कि ये करंट भी है या नॉन करंट भी है। तो ज़रा कंप्लीट करें फिर मैं बताता हूँ क्या सीन है, ठीक है। हो गया बेटा, डन गर्ल्स?
लड़कों में आज कौन गाया भाई? तुम 3 के साथ एक लड़का और होता था ना, है ना? कहाँ है वो? नहीं आया आज। और तुम्हारे साथ भी एक लड़का होता था ऑनलाइन, क्या नाम है उसका? नादे अली तो है, और अन्नान तो नहीं है, नादे अली तो है। रात को मांगता है जो मैंने पढ़ा है, तो दिन में कहाँ होता है वो? है? बह गया? किधर बह गया? अच्छा, बारिशों में बह गया। नहीं, बारिशों में तो गर्ल्स भी बहुत सारी बह गई। एनीवेज, आ जाओ भाई। तो मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट है, बिल्कुल सही बात है। और एसेट करंट और नॉन करंट? ठीक हो गया भाई। कैश वो छोड़ो, रिसीवेबल्स को छोड़ो, कैश। हाँ भाई, कैश क्या है? एसेट्स हैं। ओके। करंट और नॉन करंट? करंट एसेट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। पेबल्स क्या है? अभी बताया था ऊपर। और ये कौन से? ट्रेड क्रेडिटर लिखा हुआ आगे, तो क्रेडिटर्स लिखा ना, अकाउंट्स पेबल है। तो पेबल क्या होता है हमारे पास? लायबिलिटी होती है। और अकाउंट्स पेबल हमेशा याद रखना, क्योंकि इन्वेंट्री मैंने क्या कहा था, नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री क्या है आपके पास? क्योंकि हम ज़्यादा से माल ज़्यादा लेते ही नहीं होंगे, वो एक्सपायर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से पेबल भी जो है वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है ना? पेबल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, अकाउंट्स पेबल, ठीक है? सो अकाउंट्स पेबल की लाइफ भी हम क्या करेंगे? एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। सर लायबिलिटी में भी करंट और नॉन करंट होती है भाई? बिल्कुल ऐसी ही है। जो लायबिलिटी 1 साल से कम की होती है दैट इज योर करंट लायबिलिटी, और जो लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा की होती है दैट इज योर नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है? अच्छा, फिर डिलीवरी ट्रक, ये क्या चीज है? एसेट्स है। ओके, कौन सा एसेट है बेटा? करंट नॉन करंट? नॉन करंट एसेट है। ओके की रिपोर्ट है। अब बताओ रिसीवेबल्स, ऊपर ये वाला रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स किसको बोलते हैं? किसी से पैसे लेने, और किससे पैसे लेने होते हैं कारोबार को? कस्टमर से ही लेने होते हैं। तो कस्टमर से जो भी पैसा लेना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीवेबल्स बोलते हैं, ऐसा ना? और रिसीवेबल्स भी हमारे पास क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है? और रिसीवेबल की लाइफ भी क्या होती है? करंट होती है, ठीक है? लेस देन 1 ईयर होती है। ओके भाई, अब ये पढ़ो, ये वाला फोर्थ वाला। हाँ भाई, लोन पेएबल इन 2 ईयर्स। अब ये लोन पेएबल का मतलब ये क्या है? लायबिलिटी तो है। अब डिसाइड करो ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है? कैसे? सर 2 साल का टाइम पीरियड है, अभी का नहीं है। अभी का होता तो फिर हम इसको करंट लिखते हैं, क्योंकि 2 ईयर्स का टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई इट्स नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसा सबने सही किया या किसी ने कोई गलत किया इसके अंदर? सब सही हो गए? चलो वेरी गुड, शाबाश। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल ओके? फातिमा, नादिया अली, बेटा कोई मसला? सवाल क्लियर नजर आ रहा है सबको? विजिबल है? ओके, सवाल पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज ईदर एन एसेट और अ लायबिलिटी। या तो एसेट होंगे या तो लायबिलिटी होंगे, वो नेचर ही बताना है कि करंट है नॉन करंट है। सो ये मैंने कुछ 15 लिखे हैं आपके सामने, इसको लिस्ट डाउन करें, सुकून से सॉल्व करें। 5 मिनट बाद हम इसकी डिस्कशन करते हैं। जो ना आए थोड़ा सोचना, 2 मिनट फिर छोड़ देना, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है ना? क्योंकि कुछ आएंगे जो सोचने पे आपको मजबूर करेंगे। थोड़ा सोचना फिर छोड़ देना, समझ नहीं आया तो मसला नहीं, पर डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है? 5 मिनट देता हूँ, सॉल्व करें फिर डिस्कस करते हैं।
हो गए? डन एवरीवन? हाँ भाई लड़कों, हो गए? नहीं हुआ? 3 रह गए और बाकी सारे हो गए? हाँ भाई लड़कियों, चलो वेरी गुड। आओ देखते हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम इधर एन एसेट और लायबिलिटी। सबसे पहला है लोन टू अनदर बिजनेस। ये क्या चीज़ है? हमने दिया है लोन किसी को, लोन टू हम दे रहे हैं, हमने दिया है किसी को तो लेना तो है ना, तो दैट इज माय लोन रिसीवेबल। इसका हेड क्या आएगा? लोन। हम दे रहे हैं, हम ले थोड़ी रहे हैं, तो लोन रिसीवेबल है। और आपको पता है हर रिसीवेबल हमारे पास क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट रिसीवेबल कौन सा एसेट होता है बेटा? करंट भी बोल सकते हो, नॉन करंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लोन के साथ साथ टाइम मेंशन नहीं है। अगर ये 2 इयर्स का होता तो फिर ये नॉन करंट में चला जाता, ठीक है ना। अच्छा जी, ये बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट, किसको नहीं पता कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बाकी सबको पता है? हाँ बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नहीं नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नहीं नहीं, एक बात को याद रखना,
बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, मजीद पैसे निकालने की फैसिलिटी देता है उन कस्टमर्स को जो कस्टमर्स बड़े होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर भाई मैं एक सेठ आदमी हूँ, ठीक है ना, बैंक वाले को पता है कि मेरे अकाउंट में जो है वो हर ट्रांजैक्शन कोई 40-50 लाख की होती है, ठीक है, रोजाना की बेसिस के ऊपर मेरे अकाउंट का जो इनफ्लो है, मतलब जो पैसा मेरे अकाउंट में आता है वो 10-12 करोड़ रुपए आते हैं, 8-10 करोड़ रुपए रोजाना का आउटफ्लो भी है। तो उसको पता है कि भाई मेरे पास पैसा आता भी है और पैसा मेरे अकाउंट से जाता भी है, डेली की ट्रांजैक्शन है। अब मैंने किसी को चेक दे दिया 4 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, कि 4 करोड़ रुपए निकालो, वो बैंक में डालेगा, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस क्यों हो गया? क्योंकि बैंक में थे ही 3.5 करोड़। तो चूंकि मैं बड़ा कस्टमर हूं बैंक का, तो बैंक क्या करेगा, बैंक का मैनेजर विदाउट इन्फॉर्मिंग मुझे करे वो 4 करोड़ का चेक क्लियर कर देगा, जबकि बैंक में कितने पैसे थे, 3.5 थे, ठीक है ना। फिर वो बाद में मुझे फ़ोन करेगा कि सर वो आपका चेक आया था और हमने उसको क्लियर कर दिया, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है थोड़ी देर के बाद दोबारा इसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो मैं अपने पैसे ले लूँगा। लेकिन वो ये फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करता है? सिर्फ बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है, जिनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं अरबों खरबों रुपए के, ठीक है ना, ये उनको प्रोवाइड करता है। हम जैसे लोगों को प्रोवाइड नहीं करता तो मार के भगा देगा, बोलेगा भाग यहाँ से, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लायबिलिटी, और लायबिलिटी के अंदर भी आप इसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये वही मैंने आपको पहले लिखा था, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि परमानेंटली अटैच होते हैं, जैसे एसी है वो परमानेंटली अटैच है, फैन वगैरह होते हैं परमानेंटली अटैच होते हैं, तो हम इनको रोटेशन वाइज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन जो टेबल फर्नीचर होता है ये हम रोटेशन भी कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाएंगे, और इनको भी हम एज अ करंट एसेट ट्रीट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स क्या हैं? और एसेट्स में से कौन से नॉन करंट है? वी ओ अ सप्लायर, सप्लायर कौन होता है बताना? जो हमें माल देता है, जो हमें इन्वेंट्री देता है, वो हमें सप्लायर होता है, ठीक है ना। अच्छा, वी ओ अ सप्लायर फॉर इन्वेंट्री बॉट, के हमने इन्वेंट्री उससे खरीदी थी और उसको पैसे नहीं दिए थे, तो हेड क्या बना? ये कौन सा पेबल था? बोलो, अकाउंट्स पेबल। हेड क्या था हमारे पास? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल इज माय क्या चीज? लायबिलिटी। और लायबिलिटी में भी कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी, ऐसा। वेयर हाउस वी ओन एंड कंट्रोल क्या है? वेरी गुड। कौन सा एसेट? ये भी सही है, चलो भाई, वेरी गुड। मोटर व्हीकल्स कौन से वाले? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फातिमा वेरी गुड बेटा। प्रेमिसेस, वही बिल्डिंग आ गई, ऑफिस बिल्डिंग वगैरह जो भी है आपकी, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है? एसेट्स है, कौन सी? अब ये आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल। अब ये फिर एक और चीज हो गया। अब रिसीवेबल तो समझ में आया था। चेक करो, वर्ड अकाउंट हमने कब यूज किया था? पेबल के साथ यूज किया था, ठीक है ना। एक बात को याद रखना प्लीज, सीधा देखो, अगर बिजनेस किसी को सेल्स करता है, क्या करता है? सेल्स करता है, तो वो सेल्स दो तरीकों की होती हैं। या तो वो होती है कैश सेल्स, कि सामान बेचा, पैसा ले लिया या बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। या वो होती है क्रेडिट सेल्स। क्या होती है? या तो होती है कैश सेल्स, या तो वो होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स बोलो या बोलो सेल्स ऑन अकाउंट। क्या? सेल्स ऑन अकाउंट, एक ही बात है। या तो लिखा हुआ आएगा कि क्रेडिट सेल्स मेड टू कस्टमर 50,000, या तो लिखा आएगा सेल्स मेड ऑन अकाउंट टू अ कस्टमर ₹50,000। दोनों में एक ही बात है, दोनों केसेस के अंदर पैसा आपको नहीं मिलना, ठीक है। तो सेल्स तो हुई है, यहाँ पर
कैश भी अफेक्ट हो रहा है और सेल्स भी अफेक्ट हो रही है, ऐसा ना। लेकिन यहाँ तो सेल्स तो अफेक्ट हो रही है लेकिन कैश तो आ नहीं रहा, तो लेना तो है, दैट इज माई रिसीवेबल, तो मैं उसको ट्रीट करता हूं अकाउंट्स रिसीवेबल। क्या ट्रीट करता हूं? अकाउंट्स रिसीवेबल। आ रही है मेरी बात में? तो वर्ड अकाउंट्स रिसीवेबल हम कब यूज करते हैं? ऐसे कस्टमर के लिए यूज करेंगे जो हमसे सामान तो ले गया है लेकिन हमें पैसे उसने नहीं दिए हैं, ऐसा ना। तो इसीलिए मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल के आगे आपको लिखवा दिया कि ये मेरे पास क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, और एसेट्स की कैटेगरी में ये एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स होते हैं। ठीक हो गया बेटा? इन्वेंट्री एसेट्स होते हैं, कौन सी? नॉन करंट, करंट भाई। अच्छा, अकाउंट्स पेएबल फॉर इन्वेंट्री, ये क्या है? कौन सी वाली लायबिलिटी है ये? ओइंग टू बैंक, मतलब मैंने बैंक को पैसे देने, तो मैं बैंक को पैसे क्यों दूंगा? जब बैंक से लोन लिया होगा, है ना। तो डेट इज माई लोन पेएबल ना। और लोन पेएबल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और चूंकि यहाँ पे एयर मेंशन नहीं है, अगर 1 साल से ज़्यादा की है तो दैट इज माई नॉन करंट, और 1 साल से कम की है तो करंट में दोनों लिख दूंगा, करंट भी हो सकती है, और क्योंकि एयर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ठीक है ना बेटा। कैश इन हैंड एसेट है, कौन सा वाला एसेट है? बिल्कुल। अच्छा, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस के यूज के लिए मैंने लोन लिया है, तो मेरे पास क्या है ये? वो भाई लायबिलिटी है ना, और वो भी अगेन क्योंकि एयर मेंशन नहीं है तो मैं करंट लिख रहा हूं। यहाँ पे मोर देन 1 ईयर या 2 ईयर्स या 3 ईयर्स लिखा तो मैं इसको नॉन करंट लिख देता, ठीक है ना। मशीनरी, कौन से एसेट्स? वेरी गुड। किस बच्चे के सारे सही हुए? सारे, चलो वेरी गुड। किसके 80% सही हुए? तुम्हारे कितने सही हुए? भाई बाजी दोबारा से करने होते हैं, उसको याद नहीं करना, दोबारा से करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको बुलाओ, कितने सही हुए तुम्हारे? जब ही तुम्हारे ऐसे तोते बड़े में, तो कल का लेक्चर क्यों नहीं लिया? तो YouTube पे आ गया था, पोर्टल पे भी आ गया था। हाँ, ले लेना, ऐसा ना हो कि कल वाला दोबारा समझ ना आए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये आप लोगों ने ट्रीटमेंट करी। ऑनलाइन वालों का बेटा किसका 80% या 100% सही हो गए? नाइन्टी 90% दुआ, वेरी गुड। बेटा कॉपी कर लें। रिदा, ओके, एंड सेम गोज फॉर परचेजेज एज वेल। परचेजेज भी दो तरीके की होती हैं, कैश परचेज भी होती है और क्रेडिट परचेज भी होती है। कैश परचेज वो है कि सामान लिया, पैसे दे दिया उसको,
ठीक है ना, दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, एक परचेज के ऊपर, एक कैश के ऊपर। अच्छा, परचेजेस की जगह आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे असल नाम जो है वो इन्वेंट्री है, ठीक है ना। अच्छा, क्रेडिट परचेज या परचेज मेड ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि उधार पे लिया, माल ले लिया, पैसे नहीं दिए, तो परचेजेस तो होगा ही, साथ साथ क्या आएगा, अकाउंट्स पेबल आएगा। अच्छा, अकाउंट्स पेबल बोले या एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, क्या चीज, क्रेडिटर बोले या ट्रेड क्रेडिटर बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। इस तरीके से ऊपर मैंने अकाउंट रिसीवेबल लिखवाया था, अकाउंट रिसीवेबल बोलो या डेटर बोल दो, ठीक है, या ट्रेड डेटर्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, अकाउंट्स पेबल भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, ट्रेड क्रेडिटर भी बोल सकते हो। और इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल को आप डेटर भी बोल सकते हो और ट्रेड डेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में है भाई। एसेट्स और लायबिलिटीज आइडेंटिफाई करना आ गई हैं आपको या नहीं आई हैं? चलो और दोबारा से रिवाइज करते हैं, कॉपी कर लो, फिर रिवाइज करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। बोलते हो लगाऊं? तो मेच है तो फिर बेच को होने दो ना, उसमें क्या हमारे पास क्या है। नवंबर बैच को मैंने पिछले संडे नहीं, बारिशों के होने से वाले पहले वाले संडे को बुलाया था मैंने। लास्ट 2 संडे से नहीं बुला सकूँगा, बारिशों का वजह थे। और 2 संडे पहले मैं उनको बुलाया था 6 घंटे एक क्लास के लिए। सुबह 11 बजे बुलाया था और शाम को 5 बजे छुट्टी दी मैंने। उन 6 घंटे के अंदर से मैंने जो क्लास रिकॉर्ड हुई है वो 5.5 घंटे की रिकॉर्ड हुई है। तो आधे घंटे का मैंने ब्रेक दिया, बस बाकी 5.5 घंटे मैंने उनको पढ़ाया। तो अगर आपका मूड है तो मुझे बताएं, फिर मैं आपकी भी 6 घंटे की क्लास लगा देता हूँ संडे वाले दिन। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों भाई? तो मंडे को 6 घंटे की क्लास थोड़ी मिलेगी, वही 1.5 घंटे की क्लास मिलेगी। तुम लोगों की खैर जब तक है, जब तक नवंबर बैच है, इस बात को ध्यान बनाना। जब तक खैर है, जब तक नवंबर बैच है। या नवंबर बैच की क्लासेस ऑफ हुई, समझ लेना अब रगड़े की बारी तुम लोगों की है। ठीक है ना। तो अभी तो 2 ऑफ मिल जाएंगे तुम्हें, फ्राइडे को भी। जैसा फ्राइडे तो इसलिए लगा दिया आज, वैसे लगाना नहीं तो, ऑफिशियली हमारी छुट्टी होती है फ्राइडे को और संडे को। फ्राइडे को इसलिए लगा दी क्लास क्योंकि अभी पीछे बहुत सारी क्लासेस का ऑफ हो चुका है, फजूल में और क्लास छुट्टी जाती है, ठीक है ना। वरना तो फ्राइडे और संडे तुम्हारा ऑफ ही आएगा। लेकिन जब नवंबर बैच ख़त्म हो जाएगा, फिर या तो फ्राइडे ऑन होगा या तो संडे ऑन होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फ्राइडे ऑन ना हो, संडे ऑन हो, क्योंकि फ्राइडे को नमाज के बाद मैं खाना खाता हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है। आज भी नींद आ रही थी, मैंने कहा भागो, इससे पहले मैं सो जाऊँ। हैं ओइंग टू ना, मैंने देने, जब मैं देने तो मैं किसी को क्यों देता हूँ, देने बाकी होते हैं, और जब देने बाकी होते दैट इज माई पेबल होता है। इन्वेस्टिंग अलग चीज है ना, इन्वेस्टिंग में ओइंग का वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। वर्ड ओइंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज नहीं होगा। एनीवेज, अब बढ़े देखो, तो हमने क्या देखा, रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था एसेट। एसेट क्या होता है? जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, ठीक है, जो कंट्रोलेबल होता है और जिसकी एक लाइफ होती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। एसेट्स नॉन करंट, करंट दोनों तरीके के होते हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी क्या होता है? जो भी ओनर खुद इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के अंदर, वो क्या कहलाती है? इक्विटी कहलाती है। इसके अलावा हमने देखा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है कि पास्ट ऑब्लिगेशन के चक्कर में आज हमने जो पैसे किसी को देने हैं, दैट इज माय
लायबिलिटी। तीनों हेड्स हमने देख लिए। अब कितने हेड्स बचे? दो। कौन कौन से? रेवेन्यू और एक्सपेंस। आओ हेडिंग डालो रेवेन्यू। सो लिखे रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग अ ईयर। हाँ भाई, तो एक बात को याद रखिएगा मेरे बच्चों, जो बिजनेस होता है ना वो दो तरीके का होता है। अच्छा, रेवेन्यू किसको बोलते हैं? सेल्स का जो अमाउंट होता है उसको आप रेवेन्यू बोलते हो कि भाई जो भी चीज़ आपने बेची, जो पैसा जमा हुआ टोटल, दैट इज माय रेवेन्यू। लेकिन अब मसला ये है कि तो ये तो डेफिनेशन तो फिर लिमिटेड हो जाएगी ना सिर्फ उन कंपनीज के लिए जो कंपनीज कुछ बनाती हैं और बेचती हैं, क्योंकि सेल्स तो वही करती हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस तो दो तरीके के होते हैं, एक सर्विस इंडस्ट्री होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वो कुछ सामान बनाती भी है और बेचती भी है। जैसे गुल अहमद है, जे डॉट है, ये सब क्या करते हैं? कपड़ा बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। या ऑयल वगैरह की कंपनीज है, वो क्या करती हैं? ऑयल बनाती हैं और बेचती हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काउंट होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू तो उसकी सेल्स हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू जो है वो तो सेल्स हो जाएगी जी। है वो तो अलग चीज़ है ना, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ ना, फिर मैं एलेबोरेट करूँगा तो फिर फर्दर एक्सप्लेन होती रहेगी ना चीज़ें, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या था? बोलो क्या था? कि वो कंपनी जो कि कुछ बनाती हैं और बेचती हैं, तो उनका रेवेन्यू क्या होगा? जो उनका सेल्स का अमाउंट होगा वो भी जो बेचेंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक होती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? जो कि कुछ बनाती बेचती नहीं है लेकिन सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर के ऊपर आपकी ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म का काम क्या है? ऑडिट फर्म का काम ये है कि एक क्लाइंट होगा, मिसाल के तौर के ऊपर पेप्सी। अब हमने एक फर्म बनाई है और पेप्सी क्लाइंट है हमारा। पेप्सी वालों से क्या लेंगे? फीस चार्ज करेंगे, ऑडिट फीस, और हम अपने कुछ ऑडिटर्स उनके पास भेज के उनका अकाउंट्स को ऑडिट करवा लेंगे, ठीक है ना। एज पर SOP जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे अकाउंटिंग, उसके हिसाब से हम ऑडिट करवा लेंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पर ऑडिट फर्म ने कुछ बनाया, कुछ बेचा तो नहीं ना। तो क्या ऑडिट फर्म के कोई एक्सपेंसेस नहीं है? उसको लॉस नहीं होगा? क्या उसकी इनकम नहीं है? है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस इंडस्ट्री की जो फी होती है ना, वो एज अ रेवेन्यू ट्रीट हम करते हैं। या मिसाल के तौर पर हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज के एक्सपेंसेस नहीं है क्या? हैं? महीने के एंड के ऊपर या साल के एंड के ऊपर हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो इसका मतलब तो हम तो कुछ बनाते बेचते तो नहीं है। तो इंस्टीट्यूट बेटा सर्विस इंडस्ट्री में आता, जो हम फीस लेते हैं दैट इज आवर रेवेन्यू, ऐसा ना। तो सेल्स का अमाउंट भी रेवेन्यू होता है, और जो आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फीस वगैरह का अमाउंट क्या कहलाएगा? आपका रेवेन्यू कहलाएगा। और रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो कि आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, हम रेवेन्यू उसको बोलते हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, जो मेरा प्राइमरी सोर्स है भाई,
काम का, दैट इज माई रेवेन्यू। ठीक है ना, इसको भी नोट डाउन कर लो अपने पास। एक हेड और जहन में आया, इनकम। मैं बोलता हूं रेवेन्यू और इनकम दो अलग अलग चीजें हैं। कौन बताएगा कैसे? रेवेन्यू और इनकम दो अलग अलग चीजें हैं। फातिमा, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर के ऊपर आपका कोई केस है, ठीक है ना, कोई जायदाद का पट्टा है, मामू हिस्सा नहीं दे रहे अम्मी को, ठीक है ना, आप क्या करोगे भाई? किसी लॉयर से रुजू करेंगे। अब लॉयर का जो कंसल्टेंसी होगी वो कोई बनाते कोई बेचते थोड़ी है, वो फीस लेंगे आपसे। तो जो लॉयर वाली हिसाब किताब है वो भी क्या चल रहा है, वो सर्विस इंडस्ट्री पे चल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? इनफैक्ट आपको पता है रेस्टोरेंट भी सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से रेस्टोरेंट जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। जब तुम टैक्स में आओगे तो पता चलेगा तुम्हें। खैर, हाँ भाई, क्या मैंने पूछा था? मैंने पूछा था कि इनकम और रेवेन्यू दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, क्या फर्क है दोनों में, बताओ। और द अमाउंट which is left after deducting all expenses from रेवेन्यू। मतलब इनकम क्या होता है? इनकम वो अमाउंट है जो सारे एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू में से माइनस होने के बाद जो बचे, जिस पर आपका हक हो, दैट इज योर इनकम। भाई देखो, मैंने रेवेन्यू कमाया 50 करोड़ रुपए का, और भाई 50 करोड़ रुपए जो मैंने कमाए, क्या उसमें से सामान के पैसे नहीं निकालूंगा? बिल्कुल निकालूंगा। जो रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो सैलरीज होंगी, सब सारे खर्चे नहीं निकालूंगा? सर, सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कि रेवेन्यू मैंने यहाँ लिखा, लेट से 5 लाख रुपए लिख दो, और इसके पीछे जो हमने एक्सपेंसेस इनकर किए थे इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो 2 लाख रुपए थे। और मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे लिख के डबल ब्रैकेट लगा देंगे। और फिर बचा कितना? 3 लाख रुपए बचा, डबल लाइन क्लोज हो गया, दैट इज माई इनकम। ऐसा, या आप इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे से हेड्स हैं, मेन हेड्स तो वही थे जो ऊपर निकल गए, ये छोटे छोटे से। एक रह गया, कौन सा? एक्सपेंस रह गया। हाँ भाई, कौन बताएगा एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा नहीं बोलना भाई, खर्चा नहीं बोलना मेरे। हाँ भाई, बताओ एक्सपेंस क्या होता है? हाँ भाई, अरे एक्सपेंस खर्चा ही तो होता है। हाँ भाई, एक्सपेंस क्या होता है? टोटल इनकम जो आई है उसका एक्सपेंस, ये क्या बात हो गई?
सेल्स करने के लिए जितना खर्चा किया। भाई प्रोडक्शन जो होगा वो तो कॉस्ट कहलाएगी ना। हाँ भाई, तो लिखो द अमाउंट which business spend to make profit, ठीक है ना, is known as expense। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए या आपकी सेल्स बढ़ाने के लिए आप जो भी अखराजात करेंगे वो एक्सपेंस कहलाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर आपने एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करी है, जूस की बोतल बनाई है भाई, ठीक है, 5 मिनट में एनर्जी आपकी दोबारा 50% आ जाएगी, जिम वालों के लिए हमने प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट तो बन गई, अब मार्केट में अवेयरनेस छोड़िए, लोगों को कैसे पता चलेगा कि 50% आपकी एनर्जी जो है ना इसमें से रिस्टोर हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। अब आप क्या करो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, है ना। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? इसलिए करते हो ताकि लोगों में अवेयरनेस है, आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़े, प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। तो हर वो चीज को आप एक्सपेंस बोलोगे जो कि प्रॉफिट कमाने की नीयत से की हुई होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज को हम सैलरी देते हैं, दैट इज माई सैलरी एक्सपेंस। भाई एम्प्लॉयज हम क्यों रखते हैं? भाई इसलिए रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट हो, इसीलिए रखता हूँ ना भाई एम्प्लॉयज, है भाई। अच्छा मैं ऑफिस क्यों लूँगा? ऑफिस लूँगा ताकि भाई जो काम होना है मेरे पास वो कहाँ होना है? ऑफिस के अंदर होना है। तो ऑफिस भी आपके पास जो एक्सपेंस आएगा रेंट का, वो क्या कहलाएगा? रेंट एक्सपेंस कहलाएगा। या मिसाल के तौर के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करते थे, है भाई, ताकि प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो जाए, प्रोडक्ट लोगों में फेमस हो जाए, तो दैट इज योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो जाएगा। और यूटिलिटी एक्सपेंस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर वो काम जो कि बिजनेस करता है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, वो अमाउंट को क्या कहते हैं हम लोग बेटा? एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा सीईओ है बिजनेस का, हम सब ने मिलकर एक कंपनी खोली, हमारा सीईओ है और वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई गया, ठीक है। अब जब वो दुबई गया तो उसकी मीटिंग का जो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंस था वो था लेट से 10 लाख रुपए का, कि भाई ये बंदा 2 दिन स्टे करेगा होटल के अंदर, होटल का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा और बिजनेस में मीटिंग में जो रिफ्रेशमेंट वगैरह यूज़ होगी, इसका खर्चा 10 लाख रुपए का है, ठीक है ना। अच्छा उसने एक काम किया, उसने अपने स्टे को 2 दिन की जगह कर दिया 5 दिन का, ठीक है। मीटिंग तो 2 दिन के अंदर हो गई, बाकी जो 3 दिन थे वो अपनी फैमिली भी साथ ले गया और फैमिली के ऊपर अपना खर्चा करवा दिया कोई मिसाल के तौर के ऊपर 20 लाख रुपए का, और टोटल एक्सपेंस करके बिजनेस के चिपका दिया 30 लाख रुपए का बिल। मुझे एक बात बताएं, क्या ये ऑडिटर, ये जो अकाउंटेंट है, वो इसको 30 लाख रुपए एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेगा या नहीं करेगा? है जो अकाउंटेंट है, जब अकाउंटेंट के पास बिल आएगा भाई 30 लाख रुपए का खर्चा कर दिया सीईओ ने मीटिंग के ऊपर, तो क्या वो इसको रिकॉर्ड करे या नहीं करे? क्या करे? या वो कितना को रिकॉर्ड करेगा सिर्फ? क्यों? क्योंकि एक बात को याद रखिएगा, ये 10 लाख रुपए किस लिए यूज हुए थे? बिजनेस के प्रमोशन के लिए यूज हुए थे, ऐसा ना। मीटिंग्स क्यों करते हो आप? ताकि बिजनेस प्रमोट हो, आपकी सेल्स बढ़े, ऐसा ही है ना। ये जो खर्चा किया ये तो पर्सनल खर्चा था, है, ये तो पर्सनल खर्चा था। तो और पर्सनल चीजों की अकाउंटिंग हम नहीं करते, तो बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस ट्रीट होगा वो क्या ट्रीट होगा? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का ट्रीट होगा। अकाउंटेंट 30 लाख रुपए का एक्सपेंस पार्क नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि पर्सनल खर्चा था आपका, वो सही है ना।
एनी मसला किसी को बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई मसला परेशानी जल्दी से बताओ। डन एवरीवन? चलो बस एक काम करते हैं, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, कल जो हम क्लास रखें हैं वो क्यूएम की रखें, अकाउंटिंग की रखें? अकाउंटिंग रखें। अच्छा एक चीज़ सुन लो बेटा, प्लीज़ एक चीज़ सुन लो। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो हम क्यूएम के अंदर टॉपिक कर रहे हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? उसके अंदर हमें क्लासेस को अपनी ब्रेक नहीं करना। अगर हम क्लासेस में उसको ब्रेक करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट फिर बहुत मसला क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो उसूलन हम क्या करेंगे कि कल हम अकाउंटिंग की क्लास एक और लेते हैं, फिर अकाउंटिंग को कर देंगे स्टॉप हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए, ठीक है ना? ताकि इस बीच हम अपना क्यूएम का वो वाला चैप्टर जो हम चैप्टर नंबर 5 और 6 पढ़ रहे हैं वो एक पेज में निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे कि उसका मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, बैकग्राउंड में आप घर पे असाइनमेंट सॉल्व करते रहो कि हम डेली बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग क्लासेस लगाते रहेंगे, ताकि अकाउंटिंग भी अफेक्ट नहीं होगा, क्यूएम भी अफेक्ट नहीं होगा। वरना इस तरीके से हम 3 क्लासेस करते रहेंगे ना, तो ना ये सही से चल पाएगा ना वो सही से चल पाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कल अकाउंटिंग की एक और क्लास लेते हैं, फिर हम अकाउंटिंग क्लास में करेंगे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का गैप, इस बीच में क्यूएम को एक्सेलरेट करके निकाल देंगे। फिर उसका असाइनमेंट घर पे करते रहना और डेली बेसिस के ऊपर हम अकाउंटिंग लगाते रहेंगे। फिर जब उसका असाइनमेंट हो जाएगा तो अकाउंटिंग क्लासेस स्टॉप करते हैं, फिर क्यूएम लगाकर अकाउंटिंग का कोई ना कोई असाइनमेंट आपको दे दूंगा, फिर वो सॉल्व करते रहना घर के ऊपर। तो इस तरीके से अपनी सीक्वेंस हम बना के चलते रहेंगे। कल भी अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज़।